नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों, आप लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया होगा। मैं उम्मीद कर आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, टाइम कम लेके आपको काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दी। वेल, तो अब हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो अब मैं आपको लेके आई हूँ, जहाँ पे हम लोग और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, तो जिसके अंदर आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ठीक है, फटाफट से करते जाएंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना पसंद करूंगी, क्योंकि जो टॉपिक में ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं पर आपको खाली इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तो इसके लिए उसको शॉर्ट में अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी एक्यूरेसी और प्रिसीशन में क्या डिफरेंस है। प्रिसीशन ओके क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बेटा, आपके टेक्स्ट में आप जब रीड करोगे ना तो आप ऐसे गोल घूम जाओगे कि समझ नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ इसके अंदर, बिकॉज इसमें कोई भी सवाल आता नहीं है एग्जाम के अंदर। ये आपको प्रैक्टिकल, आपको जब अभी स्कूल स्टार्ट होंगे, आपका प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होगा ना, ठीक है, तो उसमें आपको काम आने वाला है। तो आपको देखो क्या करना है। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ना, तो जो टीचर होता है उसको ऑलरेडी पता होता है कि भैया ये एक्सपेरिमेंट का एक्यूरेट मतलब जो वैल्यू है वो ये आना चाहिए, इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, प्लस जो मशीन्स वगैरह हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसका एक मैन्युअल टीचर को ऑलरेडी दिया जाता है, और जो कंपनी बनाने वाली होती है ना वो बता देती है भाई इसका जो वैल्यू है वो इतना, ये वैल्यू यहाँ तक निकाल सकती है। कोई भी आप मशीन आके यूज़ करोगे ना, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आप मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करोगे, तो उस टाइम पे उनको पता होता है। तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन में हल्का सा डिफरेंस बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है और मुझे पता है कि उसका जो ट्रू वैल्यू है वो 30.41 है। ठीक है, अब मैंने 3 बच्चे चुने, भैया स्टूडेंट ए बी सी या 1 2 3, और मैंने कहा कि ना आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करो। तो अब एक बच्चे ने जो है वो 30.37 वैल्यू निकाली, एक बच्चे ने जो है वो 30.42 निकाला, और एक बच्चे ने 30.45 निकाला। ठीक है, अब आप खुद बता दो कि इसके अंदर सबसे सही वैल्यू किसकी लग रही है। स्टूडेंट बी की 30.42। मतलब एक्यूरेट का मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू से बहुत नज़दीक वाला, ठीक है, क्लोजर वैल्यू जो होती है उसको हम कहेंगे एक्यूरेट। इतना समझ में आया, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद करना, फॉर द एक्यूरेसी आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की ज़रूरत होती है, और वो बच्चा जो उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नज़दीक की वैल्यू लेके आता है, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर वैल्यू लेके आता है, तो उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे एक्यूरेट। समझ में आ गया हल्का। ठीक है, बात करते हैं प्रिसीशन की। तो जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है 30.41, और अब क्या होता है ना कि कोई भी टीचर होता है आपको कहेगा भाई एक एक्सपेरिमेंट के आप कम से कम 4 से 5 रीडिंग निकाल के आइए। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट 1 को हमने बोला, स्टूडेंट 1 ने मेरे को 5 रीडिंग निकाल के दिया है ना, 30.40 30.4 जैसे कि निकाल के दिया। अब ना मैं इसका निकालूंगी यहाँ पर एवरेज, मीन। तो जब मीन वैल्यू आएगी तो कितनी आई भैया, 30.43 आया। ठीक है, और मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या था, 30.41। तो बेसिकली वैसे इसमें एक्सपेरिमेंटल की जरूरत नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसमें कितना डिफरेंस है, 0.2 का ही आया प्लस माइनस करके। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस लिखते हैं, दैट मीन्स कि लीस्ट काउंट हम इसको बोलते हैं। तो अगर एरर आ रहा है, अगर ठीक है, अगर इसका मतलब कि इस बच्चे का अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से अगर एरर आ रहा है तो कितना एरर आ रहा है, सिर्फ 0.2 का ही आ रहा है, विच इज द लीस्ट एरर माना जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसकी एवरेज वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी बेटा, 40.43 इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यूज कैसी आ रही है, तो भैया सबके हिसाब से डिफरेंस खाली आ रहा है उसका 0.2 का, दैट इज द प्रिसीशन वैल्यू। दोबारा समझाऊं, अगर मैं ये बोलूँ ना तो एक्यूरेसी में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखने की जरूरत है, बट प्रिसीशन में आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। हम आपस में इनका एवरेज निकाल देंगे और देखेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है, अब उसमें मतलब कि जो क्लोजर है वो 0.2 का ही क्लोजिंग में जा रहा है, मतलब इतना ही उसका अंतर आ रहा है, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, मतलब कि इस बच्चे की रीडिंग में इतना ही अंतर है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट बी को बोल देती है, स्टूडेंट बी की जो वैल्यूज आती है, समझो कि उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर 0.41 प्लस माइनस समझो कि 0.7, तो ये डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 0, मतलब उसकी वैल्यूज में जो डिफरेंस कितना आएगा, ऑन एवरेज 0.7 का आ रहा है, और इस बच्चे कितना है 0.2, तो मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज हुआ ना। ठीक है, प्रिसाइज मतलब कि क्लोजर, ठीक है, प्रिसाइज मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं एक और चीज करके आपको बता देती हूँ, जैसे कि ठीक, अब एक डार्ट समझ लो, एक चीज यहाँ पे समझो सिर्फ आप लोग, ओके, ये डार्ट है, ठीक है, और ये रहा हमारा पॉइंट, ये जहाँ पे तीर आपे गाड़ना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर इसके अंदर हम लोग ना, आपको पता होगा डार्ट, जैसे कि ये थोड़ा
रेड कलर हो जाता है, ये ब्लू कलर हो जाता है, ऐसे करके इसके अलग अलग होते हैं। सीधी बात है। अब यहाँ पर अगर कोई भी तीर आता है तो वो एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है। आर्च की जब हम आर्ची करते हैं उसमें से तीर फेंकेंगे हम लोग इसके अंदर, तो अगर कोई भी तीर एरो इसके नज़दीक आया, मतलब इसके नज़दीक आया, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुई। इसके नज़दीक आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूरेट, ठीक है। ये वैल्यूज एक्यूरेट हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू कर दूँ, इसको हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज कर दूँ और एक यहाँ पे आ गई, ओके। तो अब मेरे को बताओ प्रिसाइज मतलब क्या हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। क्यों? अगर मैं और ज़्यादा करती हूँ, अब आप देखो ये वाले सर्कल में आपको 1 2 3 4 वैल्यू दिखी, मतलब कि ये 4 वैल्यू जो है वो एक्यूरेट के काफ़ी क्लोज जा रही है, तो इसको हम कहेंगे प्रिसाइज। देखो प्रिसाइज जो है ना वो आपस में काउंट होते हैं, ठीक है। प्रिसाइज जो हैं वो आपस में काउंट होते हैं, उनका इससे कंपैरिजन अपन नहीं करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। और एक्यूरेसी के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाली पॉइंट जो एक्यूरेट नहीं है, ये 3 पॉइंट्स आपस में एक्यूरेट दिख रही हैं, ठीक है। मतलब कि जो ट्रू वैल्यू के नज़दीक वाली पॉइंट होगी उसको एक्यूरेट कहेंगे। और हम एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 से 4 वैल्यूज निकालते हैं, वो 3 से 4 वैल्यूज के बीच का जो गैप होता है वो जितना कम हो गया उतनी वो ज़्यादा वैल्यूज प्रिसाइज मानी जाती है। मैं क्लियर हुई इस चीज़ को लेकर। अब एक स्टेटमेंट में इसको ख़त्म कर दूँ मैं, ठीक है, दोबारा ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो मैंने ये बोला यहाँ पे बच्चा कि एक्यूरेट का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नज़दीक होती है, बहुत नज़दीक होती है, दैट इज़ एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब यह है कि एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग 5 जितनी वैल्यूज़ निकालते हैं और उसका जब एवरेज निकालते हैं तो वो पांचों वैल्यूज़ एक दूसरे से कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी में है, ठीक है, कितना कम डिफरेंस है, मैं ये बोलूँ तो उसको हम कहेंगे प्रिसाइज वैल्यूज़। बात समझ में आई, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ इसकी ना, ये वाला, अब ये वाली वैल्यू जो है ना बेटा, ये वाली जो वैल्यू है ये और ये तो ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत दूर है तो एक्यूरेट भी नहीं हुई, ठीक है। प्रिसाइज मतलब कि आपस में भी काफ़ी दूरी बना के बैठे हुए हैं ये दोनों पॉइंट्स, तो इसका मतलब कि प्रिसाइज भी नहीं हुआ। बात समझ में आई, डार्ट के थ्रू क्लियर हुआ, ठीक है। इस सर्कल के अंदर जो भी है वो सारे के सारे कैसे हो गए, एक्यूरेट हो गए, ओके। और इस सर्कल में जो भी है वो कैसे हो गए, प्रिसाइज हो गए। और ये दोनों वैल्यूज ना ही प्रिसाइज और ना ही एक्यूरेट है, ठीक है। एक बंदा बस मन मर्जी, एक कोई के आप करोगे ना एक्सपेरिमेंट, आप देखोगे, ठीक है, कोई ना क्लास में ऐसा होगा, यहाँ पे ध्यान देगा इसकी वैल्यू क्या आ गई वो लिख देगा, वहाँ देखेगा किसके लिए वो लिख देगा। अब वो दोनों बंदे अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का एक्सपेरिमेंट का जो वो है मशीन रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। दोनों मशीनों का प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू भी अलग होता है। अब वो बच्चा जो है वो 2 यहाँ से ले रहा है, 2 यहाँ से ले रहा है, तो उसकी अब वैल्यू कैसे आएगी, उसकी वैल्यू ना एक्यूरेट होगी और ना ही प्रिसाइज होगी, क्योंकि उसके पास जो मशीन है वो अलग होगी, उसके पास जो इक्विपमेंट है वो अलग होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसका चेंज होगा। तो इन दोनों का वो जब छाप के लिखेगा तो वो सही सेम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रिसाइज और एक्यूरेसी। इसका कोई सवाल नहीं आता है, कुछ खास में होता नहीं है, बट हाँ आपको ये एक्सपेरिमेंट में काम आएगा। टेक्स्ट में टॉपिक है तो मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है बच्चा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो उसमें हम लोग नहीं करते कि भाई राउंड ऑफ कर लिया, इतना कर लिया, तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रब कर लेती हूँ। देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, इसको समझना ही था बस, दैट्स इट। तो बच्चों आइए देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं तो उसमें कौन सी वैल्यू जो है वो सर्टन है और कौन सी वैल्यू अनसर्टन है। जैसे कि मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दे दूं, देन वील गो फॉर द डायरेक्टली रूल्स, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 574 लाइक 57.42 है ना, ये हो गया। तो बेटा पॉइंट के पहले जो नंबर होगा इसको हम कहेंगे सर्टन वैल्यू। जैसे आप लोग ने कई बार मैथ्स में अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी हम लोग जो चैप्टर वो था सरफेस एंड वॉल्यूम वगैरह, तो उसमें हम कैलकुलेशन करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप अपने टीचर पूछते होंगे कि मैम आपका आंसर जो है वो 276.04 आया है, मेरा 276.03 आया है, तो मैम चलेगा पॉइंट का डिफरेंस? तो मैम को तो हाँ चलेगा, ठीक है। तो चलेगा वाला पॉइंट है ना, दैट इज अनसर्टन। आया बात समझ में, ठीक है। तो जब 42 आया आप बोलोगे मैम मेरा 40 आया या 45 आया, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैम मेरा जो आया वो 57.45 आया, तो ये 4 तो ठीक ही है, सिर्फ पीछे 0.2 और यहाँ पे 0.02 और 0.05 का है, तो मतलब ऑलमोस्ट 0.03 का गैप है ना।
तो इसका मतलब ये है कि 57 तो वैल्यू फिक्स ही आई, 4 भी फिक्स आई, तो जो वैल्यूज आनी ही है, लाइक 57 आई 50, तो वो सर्टन होती है। ये जो पिछले वाली जो वैल्यूज होती है ना उसको हम कहते हैं अनसर्टन वैल्यूज, क्योंकि ये देखो अगर आप मैन्युअली करते हो ना फिर भी कोई ना कोई उसमें चेंज आएगा, और अगर आप कैलकुलेटर से करते हो फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो चेंज आता है, क्योंकि कैलकुलेटर्स भी आप एक कंपनी के लो, बट उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ज़रा सा एरर तो उन सब में, लीस्ट काउंट का एरर तो उसमें आता ही है इन सब के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए 0.0 पॉइंट का जो भी लाइक 0.01 0.05 का डिफरेंस तो आता ही है, वो चीज़ रहती ही है। तो जो वैल्यू फिक्स होती है लाइक 57 तुम्हारा आंसर आया ना, हाँ ठीक है सही है। 57.25 आप बोलोगे तो मैं बोलूँगी नहीं वो गलत है, ठीक है। तो 57 के बाद एक डेसिमल तक जो है वो सर्टन वैल्यू मानी जाती है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो उसको हम कहते हैं अनसर्टन। तो वह सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इन सारी वैल्यूज को मिलाकर कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि सर्टन और अनसर्टन, है ना, सर्टन और अनसर्टन दोनों वैल्यूज को मिला के हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के रूल्स क्या है, ये आपको एक एक मार्क का जो एमसीक्यू सेक्शन होता है ना, सेक्शन एक के अंदर, उसमें आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि विच आर द रूल्स। अब रूल्स तो नहीं पूछते, बट उन रूल्स के बेसिस पर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछेंगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आइए देख लेते हैं बेटा। देखो टेक्स्ट बुक रीड करने बैठोगे ना, आप खोल के बैठना, ठीक है। अगेन वो पूरा वो गोल गुम्बद जैसा है, ठीक है, पूरा आप ना भूल भुलैया में खो जाओगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना कि बच्चे पागल हो जाते हैं। तो मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया हुआ है 5 रूल्स के अंदर, इतना रूल्स आपको याद करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट रूल इज दैट ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वही होता है ना। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। तो बच्चा अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3, तो इसमें हम लिखोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कितना हो जाएगा, पॉइंट के आगे 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, तो कितने कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये वाला नंबर आ गया समझो, और आपसे कहा जाएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज प्रेजेंट इन 15.61, ऑप्शन होगा 2 3 4 5, तो क्या लिख के आओगे, 4 लिख के आओगे। बात समझ में कैसे करना है, ठीक है। ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सॉरी पॉइंट नंबर सेकंड, जीरोस रिटर्न, ये तो ठीक ही था, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना बेटा। जीरोस रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, ठीक है। जैसे कि 56, अब इसके आगे जीरो है, यहाँ पर पॉइंट के आगे भी आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितने लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे कितने लिखोगे आप, यहाँ पे भी कितने लिखोगे, 2, क्योंकि मैंने क्या बोला, जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके लेफ्ट साइड में कोई भी जीरो लिखा आता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें भी कितने होंगे बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया समझ में, इसमें कितना होगा, खाली एक ही रहेगा तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मीनिंग समझ में आ गई ना, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो भी जीरो होगा ना उसको गांठना नहीं है, ओके, बात समझ में आ गई। लेफ्ट साइड में जो जीरो होगा उसको नहीं गांठना है, राइट साइड वाले जीरो को गांठेंगे, उसके पहले नहीं गांठेंगे, डन इतना, ओके। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड, zeros written after the decimal point are significant but before the decimal point they are non significant। हालांकि मैंने इसमें कवर कर लिया, बट ठीक है फिर भी बता देती हूँ कि वो कह रहा है कि भैया डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर, डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर आपको लिखा होगा द जीरोस, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और अगर डेसिमल पॉइंट के पहले लिखा होगा तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे कि बेटा देखो यहाँ पे 15.0 है, ठीक है, तो डेसिमल के बाद लिखा हुआ है तो उसको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो कितने आ गए इसके अंदर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने हो गए, 15 पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे 15.5 और 2 और 0 है तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे देखो बेटा 575.00 पॉइंट, अभी डेसिमल के पहले आया, डेसिमल के पहले जीरो आया, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। डेसिमल के पहले वाले जीरो काउंट नहीं करने हैं। अब यहाँ पे अगेन डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल के पहले वाले में 2 जीरो आए, काउंट नहीं करेंगे, तो नंबर कितना है, एक ही नंबर है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 देख लेते हैं, जीरोस प्लेस्ड बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स।
वो ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होगा उसको काउंट करेंगे हम लोग, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अब बेसिकली देखो बीच में आया ना, तो बीच में इसको बोलेंगे ट्रैप, बेचारा फंस गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैप ज़ीरो, ठीक है, फंसा हुआ ज़ीरो, कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है, उसको काउंट करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि 6.08, तो अब 6 एक नॉन डिजिट है, 8 एक नॉन डिजिट है, उसके बीच में ज़ीरो आया है ना, तो ये ज़ीरो उस दोनों के बीच फंस गया है, सैंडविच बन चुका है, तो इसके लिए ये काउंट होगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें भी देख लो 1 और 7 के बीच में 2 ज़ीरो है, तो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी देख लो 15 के बाद 2 6 और 0 बीच में आया, तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया, इतना अच्छे से क्लियर हुआ ना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। इन साइंटिफिक नोटेशंस n इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या था, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, क्या किया था हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया था कि लाइक जो भी नंबर होगा, ओके, 3.54 इंटू 10⁴ ऐसे कोई नंबर था, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला नंबर होता है इसको n बोल रहे थे अपन, है ना, लास्ट वाले में आपने नोट्स बनाए होंगे, और ये जो होता है वो 10⁻n होता है, ठीक है। तो इसको तो काउंट कभी करते ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, हम सिर्फ इसको काउंट करते हैं। ध्यान आया समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे इन साइंटिफिक नोटेशन n इज द सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब ये वाला तो राउंड ऑफ हटा देना है, मतलब 10⁴ जो है वो पावर वाला हटा देना है। इसमें देखो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर भी कितना हो गया, 6.022, तो 3 और ये 1, कितने हो गए, 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एम आई क्लियर बेटा। बस ये प्यारे से मुन्ने से छोटे से 5 रूल ही आपको दिमाग में बिठाने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल में कैसे काम आएगा, अब इसका थोड़ा सा हल्का सा चेंज आपको दिखेगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो उसके बेसिस पे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको पता चले ना कि हमें प्लस करना है तो हमें राउंड ऑफ कैसे करना है, ठीक है। दीज आर समथिंग ऑफ राउंड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कई बार तो आपको ऐसा लिखाएगा न्यूमेरिकल में, आगे हम जब सम्स करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो ऐसा लिखाएगा, फाइंड द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन दिया होगा भाई, आंसर अपन को ना, जैसे 10th में जो क्वेश्चन आते थे, ठीक है, सरफेस एंड वैल्यू में, तो उसमें कैसा होता था ना, ओके, राइट अप टू 2 करेक्ट डेसिमल, ऐसे करके आता था भाई, अपन को भैया 2 डेसिमल तक आंसर निकाल के छोड़ देना है, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे 2 पॉइंट डेसिमल ऐसे कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोलेंगे आपको फाइंड द आंसर अप टू द करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मैनेज करना है वो भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को, तो उसके लिए ये रूल ज़रूरी है, ओके। ये एग्जाम में आपको कोई रूल पूछने नहीं वाले, एग्जाम में आपको सम्स पूछेंगे, तो उसके लिए ये हमारी ABCD है। तो एक बार रिकैप कर ले फटाफट से, है ना। नोटबुक लेके बैठे हो ना भैया, पिक्चर नहीं देख रहे हो, मैं थोड़ी कोई हीरोइन हूँ, ठीक है। तो पिक्चर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे से चीज़ें समझ रहे हैं, इसके लिए नोट डाउन करते जाइए, ओके। पर पहले समझिए, पहले समझ लो, वीडियो पॉज करो, फिर नोट डाउन करो, और अभी फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसमें एक वैल्यू फिक्स होती है, वो होनी ही चाहिए, और उसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेन। तो सर्टेन और अनसर्टेन दोनों वैल्यूज को मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर आर सम रूल्स। पहला रूल ये कहता है कि भैया जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 से लेकर 9, ये सारे के सारे कैसे आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट के अंदर आ जाते हैं। डेसिमल कभी काउंट नहीं होता है, सिर्फ नंबर्स काउंट होते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 3, ओके। फिर रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कभी कोई जीरो लिखा होगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी जीरो लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल। फिर आता है कि भैया राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा होगा वो काउंट होगा, बट डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो आफ्टर डेसिमल अगर कोई जीरो लिखा होगा तो वो काउंटेबल होगा। तो जैसे कि ये डेसिमल के बाद लिखा हुआ है तो काउंट हो गया, ये बाद में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाद में, ये डेसिमल के अंदर आया तो काउंट नहीं हुआ, ये डेसिमल के अंदर आया तो काउंट नहीं हुआ। फिर हमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स पे ही ध्यान देना है। रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि भैया जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं, ठीक है, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर एक जीरो फंस जाता है तो उसको काउंट करेंगे हम लोग, तो वो बन जाता है सिग्निफिकेंट। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में है, तो इन सबको मिलाकर अपन ने काउंट कर लिया है। फिफ्थ ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है, कोई भी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में जो होने वाली है, केमिस्ट्री फिजिक्स में हमारी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में ही होती है, तो उस पर जो 10 पावर होगा उसको काउंट नहीं करोगे, उसके पहले वाले जो भी नंबर्स होंगे उस पर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करोगे, कंप्राइजिंग ऑल द रूल्स, ठीक है। ये वाले जो नंबर्स हमारे होंगे, इन नंबर्स पे ये चारों रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं।
बात समझ में आई अच्छे से इतना? चलो इसको बढ़िया से अच्छे से लिखो, फिर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जल्दी से लिख दो इसको। तो बच्चों थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर, तो आप पूरे क्लियर हो जाओगे, क्योंकि पहले हमने किया था रूल्स को देखकर मैंने रूल्स रब कर दिए हैं, तो अभी आप बिना रूल्स के सोचोगे कि क्या उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले है 35.6। अब देखो सिंपल, अगर कोई नंबर हो तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टेंशन तब होती है जब जीरो वगैरह कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल नंबर है तो सबको काउंट कर लो, तो 1 2 3, तो कितने हो गए बच्चा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। यहाँ पे हम बात कर ले, जीरो बीच में है तो ट्रैप्ड जीरो हुआ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो हमने देखा था कि डेसिमल के पहले वाला जो होगा वो काउंट नहीं होगा, और लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो होगा तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो है तो वो काउंट नहीं होगा, रूल था ना ये। तो सिर्फ 3 नंबर्स काउंट हो गए, तो क्या हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लेफ्ट साइड का जीरो काउंट नहीं होगा, बाकी हम लोग बाकी के 2 जीरो जो है वो ट्रैप है 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये ट्रैप्ड जीरो से इसलिए सब कुछ काउंट हो जाएगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, वो लेफ्ट साइड पे है। तो 1 2 3 4 5। ओके, तो कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ ये वाला रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात करते हैं यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन है, तो हमें पता है ये काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेफ्ट साइड काउंट नहीं होगा, सिर्फ इतना ही काउंट होगा। ओके, राइट हैंड साइड वाला जीरो काउंट करते हैं ना अपन, लेफ्ट वाला नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो सब कुछ काउंट हो जाएगा, बिकॉज जीरो जो है वो ट्रैप्ड जीरो है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं, जीरो है नहीं, तो सब कुछ काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हम देखें तो जीरो जो है वो डेसिमल के बाद में है, बाद वाला जीरो तो काउंट होता है, पहले वाला जीरो काउंट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये हो गए 4, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चा, क्लियर? इजी था, अब क्लियर हो गया ना। अब हम इसके बाद हमारे पास टॉपिक रहेगा राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, राउंडिंग ऑफ सीखने के बाद, टेंशन मतलब बहुत आसान है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ सीखने के बाद फिर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राउंडिंग ऑफ द फिगर्स या डेसिमल्स। तो इसको लिख दीजिए, काम आएगा रिविजन करने में, इसको लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं ना। बच्चों, राउंडिंग ऑफ का क्या रूल कहता है? राउंडिंग ऑफ ये कहता है कि अगर आपका नंबर मोर देन 5 है, ये ध्यान देना, पूरा इसके अंदर कंप्लीट है, मोर देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो इंक्रीज होगा 1 से, मतलब कि पहले का जो नंबर पहले वाला होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा अगर 5 से ज़्यादा नंबर है तो। अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अगर इक्वल टू 5 आया तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर है तो अनचेंज होगा, और ऑड नंबर है तो इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अब यूँ तो समझ में आने वाला है नहीं, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल इस तरीके से है, दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उस पर हमें इसको कंप्राइज करना है। तो पहले तो 4 नंबर, तो देखो कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक लेके आना है, तो मुझे ये वाला नंबर हटाना होगा। तो देखो 92 तो पहले ही हट गया, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखो अब बेसिकली जब हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? पीछे से हटाना शुरू करते हैं। तो जैसे बताऊं कि 2 है, तो 2 तो 5 से छोटा हुआ ना, तो रिमेन अनचेंज, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर 9 जो है वो 5 से ग्रेटर हुआ। ओके, 5 से ग्रेटर हुआ, तो जब इसको हटाऊंगी तो आगे क्या होना चाहिए? +1 हो जाना चाहिए। तो इसको हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। मुझे 4 तक लेके जाना, मतलब मुझे यहाँ पे खत्म करना है। अभी 9 जो है वो अगेन 5 से ज्यादा है, मोर देन 5, तो क्या करना है? 1 प्लस करना है, तो अगला नंबर जो है वो क्या बन जाना चाहिए? 8। तो फाइनली मेरा नंबर क्या आया? 5.608 5.608 सॉरी। ठीक है, 5.608 आया समझ में ये? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट करना, राउंडिंग ऑफ करना। तो पहले आप इतने क्लियर करो कि तुम्हें नंबर्स कितने चाहिए। ठीक है, अगेन क्वेश्चन इज द सेम, तो हमें अभी फिर से वही 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हमें काउंट करने हैं। तो अब पहले यहाँ पे देख लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, हमें यहाँ तक ही चाहिए, उसके आगे वाले नंबर्स को अपन को राउंड ऑफ करना है। देखो 0 0 है यहाँ पर, तो 0 तो लेस देन 5 है, तो रिमेन अनचेंज, तो ये हट गया, ये हट गया। ओके, ये 8 है, 8 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसको हटाऊंगी तो आगे +1 हो जाना चाहिए, तो ये 2 का क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, मुझे यहाँ तक लाना है। अब 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो कोई भी चेंज नहीं करना है, तो इसको मैं एज इट इज हटा सकती हूँ, तो मेरे पास नंबर क्या आ गया? 32.39। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग।
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो किस तरीके 0.007837, हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड वाले तो हम वैसे काउंट नहीं करते हैं। ओके, बाकी बच जाता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4 ही तो हैं, 4 ही हैं, तो सही है। तो इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं आएगा, अपना आंसर एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी अब हमें पता है कि इसको तो हम काउंट वैसे भी नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब बात करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4, मतलब कि मुझे यहाँ तक फिनिश करना है। तो अब पीछे से हटाना शुरू करूँ, 6 > 5, इसको हटाऊंगी तो ये +1 देगा, तो 8 का क्या हो जाएगा 9, इसको हटाऊंगी तो इस > 5 है ना, तो +1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसको 1 प्लस करूँ तो 7.89 में 1 प्लस कर लो तो 10 9 7, ओके, तो कितना आ गया 1.790 × 10⁴। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या हो जाएगा, अगेन 4 में काउंट करना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाना चाहिए 5। अब थर्ड वाला रूल, अगर इक्वल टू 5 है तो क्या, अगर इक्वल टू 5 है ना तो उसमें आप देखो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है। तो पहले इसमें देख लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 यहाँ तक मुझे खत्म करना है, ये 5 आया। अब 5 के पहले वाला नंबर क्या है 2, 2 इज एन इवन नंबर है ना, 2 तो इवन है। तो जब इवन हो तो उसमें क्या करना है, अनचेंज, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसको सिंपल आप हटा दो तो आपका आंसर आएगा 6.072। ठीक है, सिंपल इसको हटा देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ तक आना चाहिए। अब इसके पहले 4 जो है वो 5 से छोटा हुआ तो रिमेन अनचेंज, हटा दिया मैंने। फिर आया 5, अब इक्वल टू 5 में क्या है, आगे वाला नंबर जो है वो इवन है ऑड, वो चेक कर लो। तो अगला नंबर 5 के पहले वाला नंबर क्या है 7, 7 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये ऑड हुआ, तो ऑड में क्या करना है, इंक्रीज बाय 1, तो 1 प्लस कर देना है। तो इसमें हमें 1 प्लस कर देना है, तो नंबर क्या आ जाएगा 23.08। दैट्स इट। क्लियर हुआ बेटा। तो इसको हम लोग कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना। अब कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा ना कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर लो, तो आपको ये वाले रूल से राउंड ऑफ उसको करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर इसमें आपको कोई भी पॉइंट्स खुद के ऐड करने हैं इन योर ओन लैंग्वेज तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिकॉज नोट्स आपके खुद के हैं, है ना। आपको ऐसा लिखना है कि आप ना उसको रात के अंधेरे में पढ़ लो ना तो आपको पता चले मैंने क्या लिखा हुआ है। तो आपके खुद के नोट्स है, यूज़ एनी लैंग्वेज, जितना सिंप्लीफाई करना करो और चीज़ों को मेंशन करो अपने नोट्स के अंदर। तो जल्दी से इसको लिख दो। सो बच्चों, नाउ हम देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उसमें एक ही आपको इसे दिमाग में बिठाना है, वो ये है कि जो भी हमारा आंसर होना चाहिए इट शुड बी एक्सप्रेस्ड विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मैंने क्या बोला, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जब भी आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे। तो पहले डेसिमल प्लेसेस अपन काउंट कर लेते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल अपन यही कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है, ओके, 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, 4 4 इज द 2। तो हमारा आंसर किसमें होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब हमारे आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस ही रखना है, बाकी उड़ा देना है। तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 6 + 4 10, 1 कैरी 6। ओके, आंसर क्या आया 6.04। अब ये कम डेसिमल जो है वो सबसे लीस्ट डेसिमल है 1 का, तो हमें इसको हटाना है। अब ये 4 है, राउंडिंग ऑफ का रूल देखो, 4 5 से कम होता है, अगर 5 से कम होता है तो हम ऐसे ही उसको उड़ा देते हैं अनचेंज करके। ठीक है, तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6.0। डन, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी प्लस ही करना है, साइन लगाना भूल गई मैं। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे 4 आया, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो ये हो गया 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे कितना है 3 है तो ये हो गया 3 डेसिमल प्लेस। अभी आप खुद बोलो क्या रूल कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि भैया लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेस हमारा आंसर में होना चाहिए। मतलब कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 मतलब कि सिर्फ 2 तक ही रिमूव होना चाहिए, उसके आगे नहीं चाहिए। तो इसको भी राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं। 4 जो है वो 5 से कम है तो उसको ऐसे हटा दिया अनचेंज। 0 जो है 5 से कम है ऐसे हटा दिया अनचेंज। तो आंसर क्या है हमारे पास 7.2। डन, क्लियर। चलिए आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले 0 लगा दूँ, कैरी करना पड़ेगा ना। ओके, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 1, तो ये हो गया 8 7, ये हो गया 4 1 कैरी, कितना हो जाएगा 8 पॉइंट। ओके, ये हो गया 2 0 और ये 2, ये आंसर आ गया। चलो एक बार प्लेसेस देख लेते हैं हम लोग। अब देखो ये 0 मैंने लगाया यहाँ पर टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कितने हैं, ब्लू कलर में कितने हैं, 2 ही है ना। तो ये हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और इसमें कितना है 3 डेसिमल प्लेसेस।
है ना। तो कम कितना हुआ 2 वाला, तो 2 तक रखना है। अब 2 तक मतलब कि 87 तक होना चाहिए, मतलब उसको अपन हटाना है, तो 8 को हटाना है, तो 8 इज द ग्रेटर देन 5, तो उसको हटाने के लिए अगला नंबर को 1 प्लस करेंगे, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे हमने 1 प्लस कर लिया, तो मेरा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 202.88। ठीक है, डन। चलो एक इसको और चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो चलो सेम ही, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30, अच्छा माइनस करना है, सॉरी माइनस करना है 5, 1 कैरी, कितना रहेगा इसके अंदर 7, 0, 4, 2, 3। ओके, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस हमारा ऑलरेडी है। ओके डन। चलिए प्लस कर लेते हैं इसको भी हम लोग, तो ये हो गया 7 पॉइंट, ये हो गया 8 और ये हो गया 4। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, मिनिमम कितना है 1, तो इसको हटाना पड़ जाएगा। पॉइंट के बाद ये 7 के बाद जो भी एक्स्ट्रा उसको हटाना है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हटाने के लिए आगे प्रीसीडिंग 1 प्लस करेंगे हम लोग, तो आंसर कितना आया 48.8। डन डन। ओके बेटा, क्लियर हुआ। तो ये रूल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एक और रूल रहेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, तो इसको जल्दी से लिख दो और फिर हम शुरू करते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बतानी थी, और वो ये है कि अगर आप लोगों ने सपना की पाठशाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस की वर्कशीट में वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हर एक चीज़ प्रोवाइड करती जाऊँगी फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो चलिए इसको लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया ना अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पे हमें आंसर में क्या लेके आना है, जो डेसिमल होगा, सबसे कम डेसिमल प्लेस वो में लेके आना है, तो इतना क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोगों को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके आने होते हैं। बात समझ में आई। उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें हम लोग डेसिमल्स ना, पॉइंट के बाद पॉइंट का कितना डेसिमल है, तो सबसे कम डेसिमल होगा उस तक अपना आंसर सीमित रखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास रहता है इसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है तो क्लियर हो गया ना, अच्छे से अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था उसको। अब यहाँ पे देखो 45.95, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चा 4, है ना, और यहाँ पे कितने हैं 2, 0.0 तो ऐसे नहीं काउंट करते एज पर द रूल। ठीक है 2, तो अब मेरे को बताओ सबसे कम कौन सा है, 2 वाला ही है, तो हमारे आंसर में हमें कितना छोड़ के चलना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ के चलना है, उसके अलावा बाकी सबको राउंड ऑफ करना है। अब ये है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में तो भैया टाइम जाएगा, तो मैं फटाफट से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर बता देते हैं। देन मेन तो हमें समझना है कि हमारा रिजल्ट आना किस तरीके से चाहिए। सो 45.95 है ना, सॉरी 45.95 मल्टीप्लाई बाय 0.061। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आ रहा है 2.80295, ये आंसर आया। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो अब आप देखिए राउंड ऑफ करते जाए पीछे से, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और हमें पास 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये 2.8 ही होना चाहिए देखा जाए तो आप यहाँ पे 0 समझ के आप देख सकते हो, 5 से कम है तो आप डायरेक्टली इसको हटा सकते हो, बट ठीक है चलो शुरू करते हैं। ये 5 है, अब 5 के पहला नंबर क्या है 9, 9 इज एन ऑड नंबर, है ना, तो ऑड नंबर में हमें क्या करना पड़ता था 1 प्लस करना पड़ता था, तो अगर ये 5 हटाया तो 1 प्लस कर लिया, 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.80, 29 का हो जाएगा 30। ठीक है, ये हटा दिया, 5 से कम है, ये हटा दिया, 5 से कम है, ये हटा दिया, 5 से कम है, तो मैंने कहा ना ऑलमोस्ट यहाँ पे पता चल ही जा रहा है कि ये नंबर जो है वो 5 से छोटे हैं, तो कितना भी होगा वो इतना ज्यादा 5 के बाद तो आने नहीं वाला, तो क्लियर कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2.8। ओके, तो रिजल्टेंट जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2.8। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये रहे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई कैसे करना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के हम लोग के लिए हम लोग डेसिमल्स देखते हैं और इसके लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखूं मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करके, क्या है 46.512 मल्टीप्लाई बाय 1.67, आंसर आ रहा है 77.6750। चलो इसमें कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें कितने हैं बेटा 3। ठीक
ठीक है। तो अब सोचो 3 है तो हमें 3 में कन्वर्ट करना है, तो 7 7 और 6 यहाँ पर है, तो मतलब कि यहाँ तक अपने को जाना है, ठीक है, अपने को यहाँ तक जाना है, इसके आगे वाले सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। अब 4 है चला गया, 0 है चला गया 5 से कम, ये आया 5, 5 के आगे क्या है 7, 7 इज एन ऑड नंबर, तो 1 प्लस करेंगे, ठीक है, 1 प्लस करोगे तो 8 आएगा, मतलब 5 से ज़्यादा ही हुआ, तो ये भी ऐड हो जाएगा 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 77.7। समझ आया? दोबारा बताओ, देखो फिर से देख लो, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। आंसर क्या, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा फास्ट हो गई, इसके लिए कर लेती हूँ एक बार फिर से। 77.67504 है ना बेटा। अब देखो हर बार हम ऐसे बच्चों की तरह तो नहीं देखेंगे ना कि भैया 1 प्लस करना है, फिर 1 प्लस करके फिर करेंगे, थोड़ा तो लाइक वी आर इन नो 11th स्टैंडर्ड, थोड़ा हमें क्विक सब कुछ चीज़ें करनी पड़ जाएंगी। तो 4 जो है 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं आएगा, हटा दिया। 0 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं आएगा, हटा दिया। ये 5 है, अब 5 के आगे 7 है, 7 इज एन ऑड नंबर, तो हमें 1 प्लस करना पड़ता है इसको हटाने के लिए, तो इसको हटा दिया, और इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, 7 की जगह पे 8 आ गया। 8 5 से ज्यादा है तो इसको हटाना होगा, तो इसमें 1 प्लस करना पड़ जाएगा, तो कितना आया 77.7। ओके 3 में लेके जाना, तो क्लियर तो आइडिया था कि हम अपने को यहाँ तक की चाहिए, अब इसमें जो भी चेंज आया वो बस लिखना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब समझ में आया ना? चलो अब सेम चीज आपका डिवीजन में रहेगा। ओके अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डिवाइड में क्या रहता है 312.6 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 14.68 के साथ। ओके तो 312.6 डिवाइड कर रहे हैं 14.68 के साथ, तो हमें आंसर मिल रहा है 21.294। बहुत लंबा आंसर है, मैंने भाई यहाँ तक छोड़ दिया। ओके बेसिकली 60 जा रहे डेसिमल्स, तो कोई सेंस नहीं बनता। ओके तो अब देखो बेटा यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 ही हैं, मतलब कि ठीक है इसमें तो दोनों में सेम ही है, तो आपको 4 तक लेके आना है, ये रहे 4 तक। अब पीछे 4 है, 4 को हटाएंगे तो कुछ मतलब तो है नहीं, 5 से कम ही है, तो नो चेंज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21.29। ओके तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे हम लोग आगे चैप्टर्स में, तो इसके लिए भी ये वाली चीज आप ध्यान में रख दोगे, ठीक है, कभी भी ये मत बोलना कि मैम पॉइंट के पीछे तो मेरा इतना नंबर आया है, अब इतना आया है। अब आपको वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए, और कहाँ तक ना, बच्चे मुझसे कितना है बोलो तो उनको फिर भी भूल जाते हैं ना, फिर पूछते हैं कि मैम डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स रखूँ, मतलब कितने डेसिमल डिजिट्स रखूँ। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अब आपको खुद ही डिसाइड करना है कि कोई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उस हिसाब से अपन को इसको आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है ना बेटा। चलो एक ही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्या है 16.4336 डिवाइडेड बाय 2.75। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भैया 1 2 3 4 5 6, ओके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें कितने हैं 3, तो क्लियर हो गया कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 3 तक आना चाहिए। चलो मैं डिवाइड कर दूँ इसको, क्या है 16.4336 डिवाइडेड बाय 2.75, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 5.975854। अगेन बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, ये बहुत लंबा जा रहा है ये, तो ओके फाइन, हमें बेसिकली 3 तक ही जाना है, तो इतना लंबा लेके करेंगे भी क्या हम लोग। ओके तो 3 तक जाना है, तो यहाँ तक जाना है, तो चलो पीछे से अपन काटते आ रहे हैं। 5 4 हटा दिए, 5 से कम है, ये 5 है, उसके आगे इवन नंबर है, नो चेंज, तो ये दोनों हटा दिए, ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। अब 8 है, 8 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ओके तो ये हो गया 6। अब 6 है तो 5 से ज़्यादा है, तो इसको हटाएंगे तो इसमें एक नंबर प्लस हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 5.98, सिंपल, ठीक है, दैट इज काइंड कंसिडर एज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई बेटा? इसमें दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 5.98, मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ तक दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके आई होप क्लियर हो गया, डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अब एक दो खाली क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे थोड़े से विचित्र टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका हम लोग आंसर फाइनलाइज करेंगे, ठीक। तो पहले इसको लिख दो, फिर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट यू विल फील सम कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मुझे करने को आ गया। लिखिए ना बच्चों, मैंने दो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ओके, जिससे आपको क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू लिखा होगा 6.7 इंटू 0.00421 अपॉन 11.8, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, एंड दीज आर द ऑप्शंस गिवन। तो अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्सेप्ट पे तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, वही चीज़ हुई ना।
तो सबसे पहले तो आप ये चेक आउट कर लो कि सबसे कम फिगर कौन सा है। तो यहाँ पे है 2, 6 और 7, यहाँ पे है 3 और यहाँ पर भी है 3। मतलब कि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। इतना तो क्लियर हो गया है ना। तो इसका मतलब कि जो 3 वाला ऑप्शन है ये वाला, इसको हटा दिया, ये भी 3 वाला ऑप्शन इसको हटा दिया। ठीक है, मैंने जो बच्चे मुझे 10 से जानते हैं उन बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि जब आपके पास एमसीक्यूज है, जैसे गुजरात बुक में आपके पास 50 मार्क एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, तो आपको वो ट्रिक वो थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा चीज़ों को। तो जब ये एमसीक्यू हो तो हमेशा सही आंसर ढूंढने के पीछे नहीं पड़ते हैं, गलत आंसर को निकालने के पीछे पड़ जाओ तो सही के ऊपर नजर अपने आप चली जाती है। ठीक है, तो अब जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस तरीके से आएगा, तो आप क्या करोगे, तो जैसे आपको सॉल्व किया होगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कि हमें सोचना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना भी कम होगा उतना आंसर आना चाहिए। तो अब अपन को क्लियर है कि 2 आना चाहिए, तो जो 3 वाले पहले रिमूव कर लो, 50-50 लाइन क्लियर। ठीक है, अब अपने पास खाली 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन में सिलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। अब हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आई यूज अ कैलकुलेटर, वैसे गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, गुजरात बोर्ड में अलाउ है, सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। हाँ, सीबीएसई में अलाउड नहीं है, गुजरात बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है। यस, ओके चलो देख लेते हैं। सो बेसिकली वो तो खैर मैं आपको विदाउट कैलकुलेशन में पूरी कैलकुलेशन करवाऊंगी जब अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी तो हमें प्रैक्टिस करना है तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब ना मेरा दूसरा ध्यान कहाँ पे जा रहा है, मेरा दूसरा ध्यान जा रहा है कि भैया यहाँ पर तो पावर में है आंसर, यहाँ पे कहीं पावर तो है नहीं। अब मुझे इतना तो क्लियर है कि मैं इस चीज को तो पावर में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना मैं। ठीक है, तो मैं इसको 6.7 मल्टीप्लाई बाय, ये डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर लें, 1 2 3, ओके, तो 4.21 इंटू 10 जब राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल शिफ्ट करते हो, सिखाया था ना साइंटिफिक नोटेशन अभी। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम राइट साइड की तरफ करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, -3 अपॉन 11.8। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं देखूँ ना बिना सॉल्व किए मैं आंसर बोल दूंगी भैया आंसर जो है वो बी है। क्यों, पावर क्या आ रहा है, -3 दिखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होने चाहिए, 2 आ गया, तो मुझे क्लियर तो वही है कि भैया यही आंसर है। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब पहले तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ओके, लेट मी मल्टीप्लाई इट। 6.7 मल्टीप्लाई बाय 4.21, ओके कितना आया, 28.207 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होल अपॉन 11.8। अब इसको 11.8 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, हमें मिल रहा है 2.3904। ओके, अगेन आप देख पा रहे होंगे काफी लंबा है, तो बस मैंने ये क्योंकि 2 तक ही जाना देते थे नंबर लेने कोई सेंस बनता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 10⁻3। अब आप खुद देखो कि ये मेरे 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाएंगे, पीछा लाभ ना भी देखो तो पीछा तो हट गए, 5 से कम है तो हट गए, 9 आया तो +1 हो जाएगा, तो क्या आया 2.4 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर हुआ ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। अब इसके अंदर ना मुझे पावर 3 मतलब पावर में कोई दिख नहीं रहा, इंटू 10 को दिख नहीं रहा, तो ठीक है इसको फिर मैं करूंगी नहीं। ठीक है, क्यों करूँ मैं जब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो अब हम लोग पहले तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ आ जाते हैं। भैया यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये कि 3 नंबर वाला अपना होना चाहिए आंसर। क्या होना चाहिए, 3 नंबर वाला आंसर होना चाहिए। अब 3 नंबर तो भैया 3 तो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहे हैं, 3 तो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, मतलब कि बी और डी कैंसिल हो गया है ना, बी और डी कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है। रूल याद है ना, रूल तो हमें कह रहा है ना कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाले जो 0 होते हैं उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते तो बस फिर ठीक है ना। ठीक है, फिर तो ये अपन को काउंट होगा ना, ये तो 2 वाले हो गए, तो ये दोनों कट गए हमारे, अगेन 50-50 ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब सीधा सीधा आंसर है कि भैया ये होगा या ये होगा। ओके, तो चलो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है 3.24, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 0.08 1 2 3 3 6 के साथ, तो मुझे इसका आंसर मिल रहा है 0.280778 डिवाइड कर रही हूँ मैं 5.006 के साथ, डिवाइडेड बाय 5.006।
क्या आ रहा है भैया, मेरे को आंसर मिल रहा है 0.05608। ठीक है, अगेन बहुत लंबा है, हमें तो सिर्फ 3 तक ही जाना है। ओके, और 4 तक है यहाँ पे, तो पीछे 8 है, इसको हटा दोगे तो आगे +1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए 0.0561। ओके, 0.0561, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पता चला, क्लियर हुआ। देखो, तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी, अगर ऑप्शन है तो सीधी सी बात है, बट जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें कैसे सोचना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। तो आई होप कि अब आप क्लियर हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर, और अगर ऐसे कुछ धुरंधर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे ना। तो चलो इसको लिखो, और मैंने पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहिएगा, सपना की पाठशाला। ओके, उसका लिंक जो मेरा मेन चैनल है उसमें मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे दिया हुआ था, इसमें मैं दे ही दूंगी। बट अगर सपोज आपको मैं भूल जाती हूँ, अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप तब तक वो वाले चैनल पे आप जब जाओगे ना 1.0 बोल दो, मेन चैनल, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे आपने 10 सीखा था ना मुझसे, ठीक है, वहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और सपना की पाठशाला आप टेलीग्राम में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसके अंदर ना मैं इस तरीके के वर्कशीट्स जो है वो देती रहूंगी। सी डीपीपीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको देती रहूंगी, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, और फिर टेलीग्राम में मेरे को आप आंसर भेजते जाना। ओके, तो मैं आपको चेक करके बताती जाऊंगी, तो आई कैन हेल्प यू लाइक दिस। तो बस आप जुड़े रहिए और इसको फटाफट से लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ना बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर कोई बच्चों को 9th अगर याद होगा तो 9th के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको आया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो थोड़ा सा छोटे छोटे वाले फॉर्म में था, ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें थोड़ा सा डिटेल में करेंगे हम लोग। ओके, अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो लॉज आते हैं वो आपके बोर्ड लेवल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बोर्ड मतलब स्कूल लेवल पे, और प्लस थोड़ा बहुत इसका आपको 12th में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। जेडब्ल्यू वगैरह में इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आते नहीं है, कभी एक आध निकल गया तो ठीक है भाई, एक्चुअली नहीं आते हैं। पर ठीक है, अभी तो खैर हम लोग हमारे बेस क्लियर करते हैं ना, बेस होना ज़रूरी है। फिर आपको बोर्ड लेवल पे पूछे, स्कूल लेवल पे पूछे, या तो फिर जेडब्ल्यू लेवल पूछे, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर तो मतलब कि सब कुछ आप आंसर दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, अब इसके अंदर सबसे पहला जो हम लॉ देखने वाले हैं बेटा, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, LOCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, LOCM शॉर्ट फॉर्म में। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो किन्होंने दिया था, वो मैंने दिया था एंटोनी लवॉइजर। ओके, ये दिया था उन्होंने 1774 में, ये वाला लॉ। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ही इज, हाँ इजी बोल सकते हैं, वैसे तो वॉज होगा। ठीक है, लाइक ही इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के पितामह यही है। ठीक है, तो चलिए, इन्होंने हमें क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि भैया आप जो भी रिएक्शन करते हो ना, उसमें आपने 2 रिएक्टेंट्स लिए, ठीक है, उसको आप जब रिएक्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इसका मेन फंडा है। ओके, तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन के तौर पर बोलना चाहे तो हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, दैट मास या मैटर, कुछ भी आप बोल दो, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही हुआ ना इसका डेफिनेशन, तभी तो हम कंजर्वेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो मास और मैटर ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है उसके ऊपर वैलिड है। तो अब जैसे कि यहाँ पे A+B है, समझो कि एक मैं कंपाउंड ले लूँ, जैसे कि कार्बन। ठीक है, कार्बन को रिएक्ट कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब आपको कहा जाए कि भैया इस पर चेक करो, आप इसमें चेक करो कि ये रिएक्शन के ऊपर LOCM एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो देखो, कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, है ना, तो इसका मास हो गया 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, 2।
ठीक है, तो 2 इंटू 16, यहाँ पे कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16 ऑक्सीजन का, सो 12 प्लस 2 16 ज़ा 32, यहाँ पर भी 12 प्लस 2 16 ज़ा 32, दिख तो सेम ही रहा है 44 ग्राम, और ये भी क्या हो गया 44 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यस यहाँ पे, ठीक है, यस यहाँ पे LOCM जो है वो एप्लीकेबल है। बात समझ में आया कैसे? ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और अगर एग्जांपल ले लें यहाँ पे हम लोग, देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है H2O। ठीक है, ये एप्लीकेबल करने के लिए आपको इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 2, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया। ठीक, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको 2 कर लो, या तो फिर H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये तो 2 है, आप इसको हाफ में ले लो। ठीक है, वो वाला रिएक्शन भी सही है, ये वाला रिएक्शन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैंने इसको लिख दिया, तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1 ग्राम। ऐसे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 2, आगे का नंबर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना। ठीक है, सो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितना है, ओके अच्छा हाइड्रोजन 4 हुए ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 हाइड्रोजन हुए यहाँ पे, 4 इंटू 1, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, प्लस अब अगर इसको देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, ये ऑक्सीजन 2 पे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन। बैलेंसिंग किया था ना, तो आपको आइडिया तो है ही 10th में हमने कैसे किया था। तो बेसिकली आगे का जो नंबर लगाया जाता है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4 1 ज़ा 4 प्लस कितना हो गया 32, है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू 16, देखो साफ साफ सेम ही दिख रहा है। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये हो जाएगा 36 ग्राम। ओके, यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4 प्लस 32, तो ये भी कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो यहाँ पर भी द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वैलिड हो गया, एप्लीकेबल हो गया। बस समझ में आई अब क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखोगे, अगर आता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको आएगा मास, आप लिखोगे मास एंड मास और मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ ना बेटा, ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन होता है, स्पेशली हम फिजन की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जब भी जो रिएक्टेंट है वो बम्बार्ड होके नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में चली जाती है ना, एक्सप्लोजन होता है ना, तो हीट के फॉर्म में चली जाती है। अब वो हीट वाली एनर्जी तो हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से ये वाला लॉ सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें से सबके अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। बात समझ में आई बेटा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे, इस टॉपिक के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक या दो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके बेसिस पे सवाल किस तरीके से आने चाहिए। क्योंकि थ्योरी तो सब कर लेते हैं, सवालों में अपन उलझ जाते हैं, तो कोशिश वही करूंगी मैं आपको कि साथ में सवाल करवाती जाऊँ, ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। तो नोट इट डाउन, हरी अप। एक बच्चों भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वेइंग 10 ग्राम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड कर रहे हैं हम लोग एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। It is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released into the atmosphere। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। द रेसिड्यू जो बच गया ना, इज लेफ्ट इज फाउंड टू बी 12 ग्राम।
वो 12 ग्राम का बाकी पूरा रेसिड्यू बच जा रहा है। तो शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बताइए कि ये जो पूरा रिएक्शन है क्या इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो अब बेसिकली हमें सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, तो इसका रिएक्शन लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, NaHCO3 रिएक्ट हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ, तो CH3COOH। ओके, अब देखो बेटा, ये अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने 10th में जो रिएक्शंस किए थे ना उसके अंदर ही था। NaCO3 क्या है, ये है बेस, है ना। CH3COOH क्या है, एसिड। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इतना तो क्लियर है ही। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरे को 10 में फॉलो किया था उनको पता होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कार्बोनेट वाला आपके पास कंपाउंड हो ना, जब भी कार्बोनेट वाला कंपाउंड हो तो याद करना रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, मतलब निकलेगी। ठीक है, तो वो तो निकल ही जाती है, बाकी जो बच गया वो आपका कंपाउंड हो जाता है। तो इन्होंने भी तो ये बोला ना कि ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करते तो टाइम में पता चल गया कि भाई 2.2 ग्राम ऑफ CO2 जो है वो एटमोस्फेयर रिलीज हो गया। तो मैंने बोला ना कि CO2 तो रिलीज होने ही वाला है क्योंकि कार्बोनेट कंपाउंड है, बाकी जो बच गया तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया। तो इन्होंने बोला वो जो प्रोडक्ट है उन्होंने उसका नाम क्या दिया है, रेसिड्यू, मतलब जो भी कचरा बच गया वो तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो मैं मास करके बताओ। तो अब अगर यहाँ पे देखूं मैं, तो यहाँ पे तो CO2 आ गया प्लस H2 निकलेगा निकलेगा, बेसिक चीज है। ठीक है, मैंने रिएक्शन बताया सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब क्या मिलेगा मेरे को बच्चा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा CH3COONA, क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट मिलेगा, CH3COONA। माफ करना। ओके, तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 4.2 ग्राम है। जो रिएक्ट हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ वो 10 ग्राम है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2.2 ग्राम है, और जो बाकी आपका रेसिड्यू बच गया तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे, वो कितना बोल रहा है, 12.0 ग्राम। ठीक है, तो चलिए एड ऑन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो 4.2 और 10 कितना हो जाएगा, 14.2। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो रहा है, 14.2 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड कर लो इन दोनों को, तो ये क्या है, ये है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट तो 12.2 कितना हो जाएगा, 14.2 ग्राम। ठीक है, तो बेसिकली टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे यस यस, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो चलो इसको लिखो और उसके बाद एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। नंबर एक और क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.0 gram of CaCO3 on heating gave X gram of CaO and 2.2 gram of carbon dioxide in accordance to the law of conservation of mass। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब बता दो कि CaO का मास कितना होगा। बहुत आसान है, क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेव CaO and CO2। ये 10th का डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं लग रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ना, वही है ना। ठीक है, तो क्या है, CaCO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना ग्राम है, 5 ग्राम, एंड CaO कितना है, x ग्राम, और CO2 कितना है, 2.2 ग्राम। ठीक है, तो हमें x ग्राम बताना है। तो हमें पता है, इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट तो एक ही है, तो 5 इज इक्वल्स टू ये x प्लस रिएक्ट प्रोडक्ट का दूसरा मास कितना है, 2.2। ठीक है, ये 2.2 को यहाँ पे लेके आओ, तो 5 माइनस 2.2 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके आए, 5 माइनस 2.2। ठीक है, तो 5 में से 2.2 गया, तो 5 में से 2.2
माइनस करेंगे 4, 1 कैरी 8, यहाँ पे कितना आया 2, कितना बच गया 2.8, तो 2.8 ग्राम इज इक्वल टू x। ओके, सो thus the mass of calcium oxide is 2.8 ग्राम। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए आए तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको एप्लीकेबल है कि नहीं है वो पूछने के लिए आए तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन वो कि आप उससे भी कर सकते हो। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको रिएक्शंस लिखने का तरीका आना चाहिए। हालांकि इन सब में बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं थी, इसके लिए बैलेंसिंग हुआ नहीं, वरना बैलेंस करने के बाद अपन करते। ठीक है, तो वो सब चीजें ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं तो उसमें मैंने आपको बताया नहीं, तो बैलेंस करने के बाद फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। डन, क्लियर? तो चलो इसको लिखो, फिर हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। ना बच्चों, सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल दो या तो फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके लिए हम कई बार डेफिनेट वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ओके, ये लॉ किसने दिया था बेटा? ये लॉ दिया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवइजर, भी फ्रेंच केमिस्ट थी। ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट ने कब दिया था? 1799 में। ओके, सो अब इन्होंने बोला क्या था? इन्होंने ये कहा था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, उनका स्टेटमेंट है एनी केमिकल कंपाउंड contains same elements in definite proportion by mass irrespective of origin। ठीक है, ये उनके कहे हुए शब्द है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो, उस केमिकल कंपाउंड में आपको सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, आज अगर मैं बात करूँ वाटर, तो वाटर में सेम एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैं कहूँगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम एलिमेंट रहेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, तो इसके अंदर आपको हर बार सेम एलिमेंट्स ही मिलेंगे, तभी तो कंपाउंड कहलाएगा ना। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स ही मिलेंगे इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन सेम होगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब क्या प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए? तो बाय मास। ठीक है, मास उनका हर बार आपको सेम मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, या तो ओरिजिन लिख दो, मतलब कि जहां से आपको मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको कहाँ से मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं वाटर, तो वाटर बेटा आपको गंगा नदी से मिल जाएगा, आपके घर का टैप वाटर भी है, बिस्लरी का पानी भी है, बारिश का पानी भी रहेगा। ठीक है, कुएं का पानी भी है, मतलब कि आप कोई भी पानी उठा लोगे आपको उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा ना। ठीक है, तो उसका मास भी क्या है, H2O के साथ उसका मास ही फिक्स रहेगा। तो ये वो कह रहा है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूं मैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे मैं अभी एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे लेना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये एक तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का। दूसरा अगर मैं कहूँ तो CaCO3, अभी अभी हमने वो रिएक्शन देखा था ना इसके पहले वाला। ठीक है, तो वो वाला भी ले सकती हूँ मैं। CaCO3 को हीट कर लो तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिल जाएगा। इसके पहले वाला भी हमने एक लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट, वही ले लूँ मैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इसको अगर आप हीट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा है कार्बोनेट कंपाउंड आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाला है, सीधी सी बात है। एक और अगर मैं रिएक्शन ले लूँ CaCO3 प्लस HCl, है ना, एसिड प्लस बेस वाला जो रिएक्शन है, तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें मुझे मिल जाएगा CaO प्लस H2O प्लस CO3। ठीक है, क्लियर? तो सॉरी CO2,
ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो तो मुझे इन सब के अंदर, मुझे इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिल रहा है। दैट मीन्स कि CO2 प्राप्त करने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिए, इसमें अनगिनत एग्जांपल्स और भी मैं ले सकती हूँ जहाँ पे मैं आपको CO2 फॉर्म करके दिखा दूँ। तो CO2 मिलने के रास्ते तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अब ये CO2 जो है इनका प्रोपोर्शन हमारा सेम रहेगा, वो हम चेकआउट कर लें। तो देखो C प्लस ओके CO2, तो क्या है यहाँ पे C और O, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन का ही रिलेशन है ना। तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ओके, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ओके, और ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 32। डन, क्लियर। इस पे मैं लगा दूं 4 की टेबल, तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो रेशियो क्या है बेटा, मुझे रेशियो आया, रेशियो बाय मास आया यहाँ पर 3:8। मतलब कि मुझे अगर यहाँ से CO2 प्राप्त करना है फिर भी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:8। मुझे इसी मास में CO2 मिलेगा, मुझे यहाँ पर भी क्या मिलेगा 3:8। आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको उठाकर भी सॉल्व करूँ तो मुझे ये आंसर मिलेगा ना, इसको उठा के सॉल्व करूंगी फिर भी ये आंसर मिलेगा, और इसको उठा के सॉल्व करूंगी फिर भी मुझे ये आंसर मिलेगा। ओके, दैट मीन्स, अब आप क्लियर हो चुके होंगे, दैट मीन्स any chemical compound contains same element in definite proportion by mass। ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हर बार सेम रहेंगे, जैसे इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट्स हैं, एंड दे आर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, मास उन सबका क्या है सेम प्रोपोर्शन में जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहीं से भी आप ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाली चीज जो है वो हमें जोसेफ रॉस ने दी थी 1799 में। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। इसको लिखो और फिर इसके बेस पे हम लोग एक या एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट भी। तो जस्ट नोट इट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है यहाँ पे, द कॉमन सॉल्ट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है वो हमें 2 डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहा है, NaCl। In one sample, the percentage of chlorine was found to be 60.75%. Okay. So in sample 1, okay, percentage of chlorine in NaCl was 60.75%. ठीक है, now in second sample, okay, in sample 2 क्या कह रहा है, ओके ये तो हो गया ना। नाउ इन सेकंड सैंपल 3.888 ग्राम ऑफ क्लोरीन वर प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, अब सेकंड के अंदर आपको ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि भैया 3.888 ग्राम क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है 6.4 ग्राम सॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी आप बता दो, शो दैट दीज डेटा आर इन अकॉर्डेंस विद टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो इस चीज को एप्लीकेबल करता है कि नहीं करता है वो बताओ। देखो फर्स्ट आपको सैंपल दिया हुआ है ना, उसमें आपको क्लोरीन का परसेंटेज ही दिया हुआ है 60.75%। तो ठीक है, ये तो क्लियर ही है। तो एक काम कर लेते हैं ना हम लोग, सैंपल 2 के अंदर जो हमें ग्राम दिया हुआ है उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू mass of chlorine upon mass of compound NaCl multiply by 100। ठीक है, सिंपल से हम लोगों को मिल जाएगा। सो कितना है 3.888 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दूं। सो क्या होगा इसके अंदर 3.888 डिवाइडेड बाय 6.4। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.6075 और ये 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब कि ये 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60.75%। तो देखो यहाँ पे भी उतना ही था ना। ठीक है, तो सैंपल 1 में जो क्लोरीन का परसेंटेज था NaCl में वो 60.75 था, और सेकंड सैंपल के अंदर जो मास दिया हुआ है, जो भी सॉल्ट उन्होंने जहां से भी उन्होंने निकाला, ठीक है, तो 6.4 ग्राम ऑफ सॉल्ट में जो क्लोरीन का मास था वो इतना था। दैट मीन्स कि उसका परसेंटेज गिने तो 60.75 हो गया एप्लीकेबल। ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों का परसेंटेज सेम है। ठीक है, परसेंटेज देख लो, मास देख लो। अगर आप ये नहीं करते तो आपसे मास निकाल देते तो मास कितना होता तो वो पता चल जाता हम लोगों को। ठीक है, तो बात तो एक ही है, तो परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान था।
तो परसेंट हमने निकाल दिया एंड वी कैन से यस दिस इज इन द एग्रीमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रपोर्शन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? चलो इसको नोट डाउन कर लो बच्चा जल्दी से। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्या बोल रहा है, 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वर रिड्यूस्ड बाय H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस हो जा रहा है और हमें मिल जा रहा है 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, ओके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट 1, इसके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिल जा रहा है कॉपर, ठीक है, और H2O चला गया। तो इस रिएक्शन के दौरान जो कॉपर ऑक्साइड है इसका हमें मास दिया हुआ है 1.375 ग्राम, ओके, एंड रिड्यूस टू द कॉपर, ये कॉपर में रिड्यूस हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 1.098 ग्राम में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन निकल गया तो उसका वजन कम हो गया। बात समझ में आई? चलो आगे और करते हैं, फिर पूरा और एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं। इन द अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर were converted into the copper oxide, okay sorry मैं एक लाइन भूल गई, 1.17 ग्राम ऑफ कॉपर were dissolved in nitric acid, ठीक है, Cu को HNO3 में डिसॉल्व किया है, मिला कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, was converted into copper oxide, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया by the ignition, ठीक है। the weight of the copper oxide formed was 1.476 ग्राम। अब बता दो कि यहाँ पे जो है वो पूरा का रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है। अब देखो कॉपर को HNO3 में डिप किया, डाला, ये वो सब कुछ छोड़ दो, अपन को बेसिक चीजें दी हुई है कि भैया 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर था ऑलरेडी, ठीक है, और उसको डिसॉल्व किया तो लास्ट में हमें कंपाउंड मिला, वो क्या मिल गया, CuO कंपाउंड मिल गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मेन चीजों पे आओ, क्योंकि देखो एक बात समझ लो बेटा, एग्जाम्स के अंदर ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी, सबको देखने बैठेंगे तो हम कभी क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा ध्यान देना, अभी से प्रैक्टिस कर लो कि मेन चीजें कहाँ पे ध्यान देंगे। तो एक्सपेरिमेंट 1 में जब हमें बात ही वो कर रहा है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर की, यही तो है ना, क्योंकि मास भी नहीं दोनों के दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब बात ही कॉपर ऑक्साइड और कॉपर की कर रहा है तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में HNO3 आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा हमारा यहीं पर ही कि भैया कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म देखो। तो यहाँ पे दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मास ऑफ कॉपर आपको दिया गया है, मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 1.178 ग्राम। मुझे रिएक्शन की जरूरत है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें रिएक्शन लिखने का। एंड फिर जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला बाय द कंप्लीट रिएक्शन, तो वो हमें कितना मिला, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें कितना मिल गया 1.476 ग्राम, ठीक है। हमें तो यही बताना है ना कि भैया यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आप देखो, अब तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ कॉपर है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, मुझे यहाँ पर ही मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, मास ऑफ कॉपर है, ठीक है। मतलब कि इनमें आप देखो तो ऑक्सीजन चला जा रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो जो डिफरेंस है ऑक्सीजन का ही है। तो अगर जो ऑक्सीजन गायब हो रहा है उसका मास सेम है प्रपोर्शन के बेसिस पर, परसेंट के बेसिस पर, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे, 1.375 में से माइनस कर रहे हैं 1.098, ओके। मैं कैलकुलेटर ले लूँ और माइनस कर लेते हैं इसको हम लोग, 1.375 माइनस 1.0998, ठीक है, हमें मिल जा रहा है 0.277 ग्राम, ओके। परसेंटेज निकाल दें इसका। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है तो हम लिख सकते हैं NCO, तो कितना हो जाएगा, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ द कंपाउंड, द एलिमेंट, द मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 1.375 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 100। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देती हूँ बेटा, डिवाइडेड बाय 1.375, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे इसमें आंसर मिल रहा है 20.15, ठीक है। कितना परसेंट मिला मुझे, 20.15% मिला यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगेन ऑक्सीजन का डिफरेंस निकाल देते हैं। सो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1.476 माइनस 1.178, ठीक है। सो 1.476 माइनस 1.178 कितना आया बेटा इसके अंदर 0.298, ओके। तो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO में आएगा, ठीक है। तो 0.298 डिवाइडेड बाय 1.476 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, डिवाइडेड बाय 1.476, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 20.18%, ठीक है। रिजल्ट प्रूव हो गया। अब बोलोगे मैम ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे तो 20.15 आया, यहाँ पे 20.18 आया। अब आप सोचो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर लिया ना, सुना ना, मैंने कहा था ना आपको कि एक आता है अनसर्टन, ठीक है। अनसर्टन इसका मतलब कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा, ठीक है। शायद अगर ये कैलकुलेशन आप अपने मोबाइल में करोगे कहीं पे तो शायद उसका वेरिएशन अलग हो रहा, बिकॉज मशीन का भी चेंज आता है, तो एरर हमेशा रहता ही है। तो अब आप देखो तो बेसिकली 20.1 और 20.1 तो सेम आ ही जा रहा है, ओके। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सेम ही है हम लोगों को, पीछे वाला अनसर्टेनिटी है, ओके। तो दैट मीन्स कि ये प्रूव कर रहा है कि भैया ये रिजल्ट शो कर रहा है कि दिस इज द कांस्टेंट प्रपोर्शन। बात आई समझ में? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सेम प्रपोर्शन में, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ सेम प्रपोर्शन में, ओके। तो ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, अगर सेम कंपाउंड के साथ, सेम एलिमेंट के साथ बन रहा है, यहाँ पे भी CuO वहाँ पे भी CuO, तो उसका प्रपोर्शन जो है वो सेम है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया और यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, पहले आप उसको लिख दीजिए प्लीज।